नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कपूर इंडस्ट्री में अब तक आप लोगों ने सुना कि कपूर इंडस्ट्री में साइबर अटैक होता है और अनाया अपनी कंपनी को बचा लेती है, जिसे प्रभावित होकर सिक्योरिटी टीम का हेड अनाया को हायर करने के लिए कहता है। लेकिन कंपनी का सीईओ शक्ति पटेल मना करता है। जिस वजह से टेक्निकल हेड घमंडी भरी आवाज में बोला, जाने उसे हायर कर सकते हैं। तभी अनाया, जो कांच की केबिन से बाहर आ रही थी, वह शक्ति पटेल को इंस्ट्रक्शन देते हुए बोली, मैंने सब कुछ कर दिया है। जहां तक मुझे लगता है आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये कहते हुए वह आगे बढ़ गई। तभी टेक्निकल डिपार्टमेंट का हेड अनाया को रोकते हुए बोला, मैडम क्या आप 1 मिनट मेरी बात सुन सकती है। थोड़ी देर पहले उसे अनाया की इतनी छोटी उम्र की वजह से अप्रोच करने में हल्की सी झिझक हुई। उसे सच में यकीन नहीं हो रहा था अनाया इतनी काबिल है, वो बस एक छोटी सी लड़की है। लेकिन फिर उसने खुद को अपने होश में लाया और अनाया को अप्रोच करते हुए कहा, क्या तुम हमारी टीम में शामिल हो सकती हो। ये सुनकर अनाया बिना इमोशन के बोली, नहीं मेरे पास वक्त नहीं है। टेक्निकल हेड हार नहीं मानना चाहता था, इसलिए वह बोला, इनकार करने में जल्द मत करो। तुम चाहो तो मुंह मांगी कीमत ले सकती हो, लेकिन तुम्हें हमारी टीम में शामिल होना होगा। तुम इस बारे में सोच सकती हो, तुम्हें कपूर इंडस्ट्री में शामिल होने के लिए अफसोस नहीं होगा। ये सुनकर अनाया की आंखें छोटी हो गई। वो गंभीर आवाज में बोली, मैंने कहा नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है। उसके बाद वह आगे बढ़ते हुए शक्ति पटेल को ऑर्डर देते हुए बोली, 5 मिनट में मुझे ऑफिस में जाकर मुझसे मिलो, तुमसे कुछ डील के बारे में बात करनी है। ये कहते हुए वह अपने दोनों रोबोट के साथ चली गई। वहीं उसे छोटी सी लड़की को अपने सीईओ को ऑर्डर देता हुआ देखकर वो हेड थोड़ा डर गया। वो डरी हुई आवाज में बोला, सीईओ क्या आप बता सकते हैं कि वह लड़की कौन है और वह आपको इस तरह से ऑर्डर क्यों दे रही थी। तो शक्ति पटेल उसे घूरते हुए बोला, वह इस कंपनी की मालकिन है, मिस अनाया कपूर। उसकी बात सुनकर टेक्निकल हेड को सच में अब डर लगने लगा। वह डरते हुए बोला, क्या बॉस अब मुझे निकाल देगी। ये सुनकर शक्ति पटेल उसके कंधे पर हल्का सा थपथपाते हुए बोला, चिंता मत करो बॉस, इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देती, बस अपने काम पर ध्यान दो और आगे से ज्यादा सतर्क रहना। जाओ जाकर बाकी का काम संभालो। वैसे भी तुम लोगों ने एक दिन से बिल्कुल भी आराम नहीं किया, बस कंप्यूटर पर ही बैठे हो। जाओ जाकर अपने डिपार्टमेंट को आराम करने के लिए कहो। इतना बोलकर वो अनाया से मिलने के लिए ऑफिस में चला गया। वही अनाया ऑफिस में बैठे हुए कुछ फाइल रीड कर रही थी। वह काफी वक्त से कंपनी नहीं आई थी। सारा काम शक्ति पटेल ही देख रहा था और जो भी इम्पोर्टेंट महत्व फाइल पर उसे सिग्नेचर करने होते थे, शक्ति पटेल उसे खुद मेंशन ही लेकर आ जाता था। कभी कभार तो वह काम हर्षवर्धन भी कर देता था, क्योंकि अनाया ने वह अथॉरिटी हर्षवर्धन को दे रखी थी। जैसे ही अनाया ने पूरी फाइल रीड कर ली, अनाया सिग्नेचर करते हुए शक्ति पटेल से बोली, पिछले कुछ वक्त में कोई अजीब चीज हुई है कंपनी में, या फिर कोई ऐसी बात जो तुमने अजीब लगी हो। ये सुनकर शक्ति पटेल बोला, नहीं बॉस, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। तभी कुछ याद करते हुए शक्ति पटेल बोला, लेकिन बॉस कुछ वक्त पहले मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ लोग हैं जो हमारी कंपनी के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगा। दूसरी कंपनियां हमें अप्रोच कर रही है और हमारे बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं सोचा। लेकिन कोई ऐसा है जो छुपकर नजर रख रहा हो। मैंने पता करने की कोशिश की, लेकिन मैं कर नहीं पाया। लेकिन बाद में मुझे लगा यह मेरा वहम है। ये सुनकर अनाया की आंखें छोटी हो गई। वह जान गई थी कि यह कोई वहम नहीं है, जरूर कोई कंपनी पर नजर रख रहा है। अनाया शक्ति पटेल को देखते हुए गंभीर आवाज में बोली, अगले कुछ वक्त तक जो भी डील करो, उद्धरण चिन्ह वह क्रॉस चेक करना, और अगर ऐसा लगे कि इसमें जरा सी भी गलती है या फिर यह कोई साजिश हो सकती है, तो उस डील को रद्द करना, चाहे उसमें कितना ही प्रॉफिट क्यों ना हो। और अपने सभी एम्प्लॉय को क्रॉस चेक करो। मुझे हर किसी का बैकग्राउंड क्लियर चाहिए, और अगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा साफ सुथरा है और उसका बैकग्राउंड क्लीन है तो उसे कंपनी से बाहर फेंक दो। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए, इस कंपनी में कुछ भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ की सिक्योरिटी दुगनी कर दो और खुद की भी सिक्योरिटी पर ध्यान देना। ये कहते हुए वह अपनी जगह पर खड़ी हुई और बाहर जाने लगी।
शक्ति पटेल अनाया के इंस्ट्रक्शन सुनकर एक पल के लिए चौंक गया। फिर गंभीर आवाज में बोला, बॉस ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या हमारा कोई दुश्मन है? तो अनाया बोली, हाँ लगता है कोई हमारे लिए मुसीबत खड़ी करना चाहता है। शक्ति पटेल भी काफी एक्सपीरियंस इंसान था और वह अनाया के कहने का मतलब समझ गया। वह अनाया को देखते हुए बोला, बॉस जैसा आपने कहा वैसा हो जाएगा। कल तक आपको मैं रिपोर्ट मेल कर दूंगा। अब आपको आराम करना चाहिए। क्योंकि शक्ति पटेल को पता था कि अनाया प्रेग्नेंट है। पिछली बार जब वह अनाया के सिग्नेचर कुछ फाइल पर लेने के लिए गया था, तभी हर्षवर्धन ने उसे इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि अब कंपनी के रिलेटेड जो भी काम हो वह अनाया की जगह हर्षवर्धन को पूछ लेना। अनाया को बिल्कुल भी स्ट्रेस मत देना क्योंकि वह प्रेग्नेंट है। और यह सुनकर सच में शक्ति पटेल को अंदर से खुशी हुई थी। आखिरकार वह अनाया की रिस्पेक्ट करता था और भले ही वह उसकी बॉस थी, लेकिन वह उसे अपनी बेटी की तरह देखता था। उसने अपने करियर के चलते हुए कभी शादी नहीं की थी। उसका कोई बड़ा परिवार नहीं था, हालांकि दूर के रिश्तेदार थे जिसके ज्यादा वह नजदीक नहीं था। और जब से वह अनाया से मिला था, अनाया ने उसे कभी गलत ट्रीट नहीं किया था, ना ही बॉस की तरह ऑर्डर दिया था। वह हमेशा ही उसे हर चीज डिस्कस करती थी, इसीलिए वह अनाया के लिए काफी अच्छी धारणा रखते थे। और हर्षवर्धन भी अपने खोजे हुए लोगों पर यकीन करता था। उसे पता था शक्ति पटेल उसे धोखा नहीं देगा, इसलिए उसने शक्ति पटेल को बता दिया कि अनाया प्रेग्नेंट है। वही ऑफिस में अनाया शक्ति पटेल को पीछे देखते हुए बोली, ठीक है मैं चलती हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों तक अपनी सेफ्टी पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देना और अपने लिए कुछ गार्ड हायर कर लो। और अगर कभी भी खतरा लगे या फिर कोई डेंजरस डील हो तो उसमें शामिल मत होना। अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट खोने से हम कंगाल नहीं होगी। हम इतना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन किसी की जान जाए वह मुझे बर्दाश्त नहीं है। और खुद पर कुछ ज्यादा ध्यान देना, खास करके अपने आसपास के लोगों पर। अभी के लिए कपूर इंडस्ट्री का आप चेहरा हो और सबसे पहला टारगेट आप हो सकते हो। ये कहते हुए वह बाहर चली गई। शक्ति पटेल भी समझ गया कि जरूर कोई बड़ा खतरा उनकी ओर आ रहा है और यह बात अनाया को पहले ही पता चल गई थी, इसलिए वह उसे वार्न कर रही थी। सच भी यही था, अनाया ने पहले ही भाप लिया था कि जो भी इंसान इन सब के पीछे है वह वही छुपा हुआ मास्टरमाइंड है जो उसकी माँ के साथ जुड़ा हुआ है। उसकी माँ के गायब होने के पीछे कई सारी ऐसी कड़ियाँ थी जिस बारे में उसे पता नहीं चला था। उसके लोगों ने एक पल का भी आराम नहीं किया था। पिछले कई महीनों से वो उसकी माँ की इन्फॉर्मेशन निकाल रहे थे। जब से उसने अपने शो कॉल गोद लिए हुए पिता राजेश दुबे से बात की थी, तब से ही वह इस बारे में पता करवा रही थी, लेकिन उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। लेकिन अब लगता है दुश्मनों को भी पता चल गया है कि अनाया उन्हें खोज रही है। यही वजह है कि उन्होंने कंपनी पर टारगेट लगाया और कंपनी के बारे में पता करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह डायरेक्टली अनाया की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते थे, चाहे फिर वह कितनी छोटी इन्फॉर्मेशन क्यों ना हो। यहाँ तक कि जिस आश्रम में वह भेजी गई थी वहां पर भी उसके लोग मौजूद थे। वहां से तो कोई चीज पता करना तकरीबन नामुमकिन था। और रही बात कपूर परिवार के घर पर, तो वहां पर उसकी दाई माँ अब बटले की जगह पर थी और उसने वहां की सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा हाई कर दी थी। और उसने उस विला को पहले की तरह सजा दिया था, बिल्कुल एक प्यारे घर की तरह, जहां पर उसे अपनापन महसूस होता हो। इसलिए वहां से भी कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जा सकती थी। अब कपूर इंडस्ट्री ही ऐसी जगह थी जहां पर दुश्मन कुछ पता कर सकते थे, क्योंकि वहां पर भले ही भरोसे के लोग थे, लेकिन हर कोई इतना भरोसा के लायक नहीं हो सकता था। इसलिए दुश्मन ने कंपनी को टारगेट किया। ये सब कुछ सोचते सोचते अनाया चुप हो रही थी। उसने ड्राइवर से कहा कि कार को रावत इंडस्ट्री ले जाए। अब उसे बस हर्षवर्धन को देखना था। उसे फ्रस्ट्रेशन हो रही थी और वह चाहती थी कि हर्षवर्धन के सीने पर सिर टिकाए वह सुकून भरी कुछ सांस ले। रावत इंडस्ट्री में अनाया जैसे ही रावत इंडस्ट्री पहुंची, उसने हर बार की तरह पर्सनल लिफ्ट लेने की जगह पर एंट्रेंस से एंट्री की। उसे रावत इंडस्ट्री देखनी थी। उसने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया था। जैसे ही वह गेट के अंदर गई, रिसेप्शन पर से उसे रोक लिया गया। रिसेप्शनिस्ट काफी घमंडी थी। वह अनाया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, कहाँ से पता नहीं लोग आ जाते हैं। उसने देख लिया था अनाया के कपड़ों पर कोई महंगी ब्रांड का लोगो नहीं था, लेकिन फिर भी वह अनाया को देखते हुए बोली, बताओ किससे मिलना है तुम्हें। तो अनाया उस सेक्रेटरी को घूरते हुए बोली,
मुझे हर्षवर्धन रावत से मिलना है, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो वह लड़की अनाया को नीची नज़रों से देखते हुए बोली, क्या तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट है? ऐसे ही कोई हमारे प्रेसिडेंट से नहीं मिल सकता। ये सुनकर अनाया की आंखें छोटी हो गई, लेकिन फिर भी उसने अपने बैग से कार्ड निकालकर रिसेप्शन पर रख दिया। ये कार्ड अनाया को हर्षवर्धन को मिलने के लिए काफ़ी था। दरअसल ये कार्ड हर्षवर्धन का वीआईपी कार्ड था। इसका सीधा मतलब था कि जो भी इंसान ये कार्ड लेकर कंपनी में आता, उसे सीधे ही हर्षवर्धन से मिलने की इजाज़त मिल जाती। ये कार्ड हर्षवर्धन की प्राइवेट लिफ्ट को भी ऑपरेट कर सकता था। हर्षवर्धन ने खास करके ये कार्ड उसे दिया था। वही उस कार्ड को देखकर रिसेप्शनिस्ट को यकीन नहीं हुआ कि सच में अनाया हर्षवर्धन को जानती है। वह अपनी पूछताछ भरी नज़र से अनाया को देखते हुए बोली, तुम कौन हो और हमारे बॉस से क्यों मिलना चाहती हो, और तुम्हारे पास यह वीआईपी कार्ड क्या कर रहा है? ये सुनकर अनाया, जो पहले से ही गुस्से में थी, वह उसे रिसेप्शनिस्ट को देखते हुए चिड़ी हुई आवाज में बोली, उसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फिर वह कार्ड को हाथ में उठाकर अपनी 2 उंगली से उसे दिखाते हुए बोली, तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि यह चेक करना कि मैं हर्षवर्धन रावत से मिलने के लिए काबिल हूं या नहीं। और यह कार्ड ये चीज साबित करता है। आगे से अपने काम से मतलब रखना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम प्रॉब्लम में पड़ जाओ। आसपास के लोग भी ये तमाशा देख रहे थे, लेकिन अनाया को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह ऐसे ही अंदर चली गई। उसके पीछे दोनों रोबोट भी जाने वाले थे। तभी अनाया उन दोनों को देखते हुए बोली, जाओ जाकर कुछ खाने का इंतजाम करो। इतना बोलकर वह प्राइवेट लिफ्ट की ओर चली गई। जैसे ही वह लिफ्ट में गई, नीचे हड़बड़ाहट मच गई। कोई बोल रहा था, दिखने में तो काफी खूबसूरत लग रही थी, काफी स्ट्रांग हो रहा था, पहले ही चेहरा ढका हुआ था, लेकिन कितनी प्यारी थी। तभी एक और लड़का बोला, लेकिन तुमने देखा नहीं, वह दिखने में किसी बच्चे की तरह लग रही थी, जैसे अभी भी 15-16 साल की हो। कपड़े भी बिल्कुल इमेच्योर पहने थे, पता नहीं कौन होगी। तभी एक लड़की जलन भरी आवाज में बोली, भले ही वो खूबसूरत और अट्रैक्टिव हो, लेकिन इतनी अजीब ढीले ढीले कपड़े कौन पहनती है, जैसे वह कोई बच्ची हो। और वह इतनी बड़ी कंपनी में घुस आई जैसे ये कोई उसका प्लेग्राउंड हो, और बॉस का नाम तो ऐसे ले रही थी जैसे वह उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, ताकि किसी को उसे पर शक ना हो। दिखावे के लिए तो वो 2 गार्ड्स भी अपने साथ लाई थी। थोड़ी ही देर में यह बात आग की तरह कंपनी में फैल गई। हर कोई व्हाट्सएप ग्रुप पर भी यही बातें करता था। यही हाल हर्षवर्धन की सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट में भी था। जाहिर सी बात है, हर्षवर्धन इतना बड़ा बिजनेस टाइकून था, तो उसका काम मैनेज करने के लिए अपना सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट भी था। हालांकि हर्षवर्धन की पर्सनल चीजें सेक्रेटरी रजत देखता था, लेकिन कंपनी की सारी छोटी मोटी चीज पहले सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट देखता था। उसके बाद ही वो चीज रजत कंफर्म कर लेता था, और बाद में वो हर्षवर्धन को इन्फॉर्म करता था। क्या नया तूफान आएगा रावत इंडस्ट्री में अनाया के आने से, और क्या होगा अनाया का आगे का प्लान? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।